अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर जो हमारे पास है वो पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक है। दुबई में हुई थी बहुत ज़्यादा मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे साथ। हमने आपको पिछले प्रोग्राम्स में अपने हेडलाइंस के अंदर बताया भी था। उस मुलाकातों के अंदर जो जरदारी साहब हैं उनकी तरफ से क्या डिमांड्स थी, नवाज शरीफ साहब ने उनको क्या जवाब दिया। वहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म की बात हुई। आने वाले जो सेटअप के अंदर नया सदर है जिसका इलेक्शन सितंबर में होना है उसके बारे में बात हुई। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि सदर जो है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। नवाज शरीफ साहब जो है अभी तहाल इस बारे में क्लियर जवाब देने वाले नहीं थे। तो ये सब कुछ हो रहा था, दुबई के अंदर सब कुछ गुफ्तगू होती रही। अब एक नया मसला खड़ा हो गया। नया मसला ये है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो पीडीएम की एक बहुत बड़ी सियासी जमात हैं, पीडीएम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, जो कि अपने आप को ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तमाम तर मूवमेंट है उसको चलाने के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का ख्याल है कि उनका बहुत बड़ा एक रोल था। तो अब वो ज़रा थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, क्योंकि जो दुबई में मीटिंग्स हुई उनके अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं, उनके बारे में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनके काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा भी है कि भाई आपने जरदारी साहब के साथ बहुत सारे फैसले, स्पेशली आने वाले इलेक्शंस की डेट जो है उसके बारे में कि वो कब होगा, निगरान सेटअप कौन चलाएगा, वजीर आजम निगरान कौन होगा, इस सारी बातों के अंदर हम पीडीएम का हिस्सा हैं, बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको हमें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ना कि सिर्फ आप और जरदारी साहब मिलकर। इवन तो आप दो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वही शायद तीन बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2015, 16, 17 के बाद से ज़रा ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की भरपूर बैकिंग उनको हासिल रही थी। लेकिन खैर मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो ज़रा थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करें। इवन दो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इस वक्त, निगरान हुकूमत, वो टोटली मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में है। वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का 100% हाथ है। गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के वही तकरीबन सारी की सारी गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि आने वाला जो कौमी सेटअप है उसके अंदर भी उनको कोई हिस्सा दिया जाए। आप सबको इस बात का पता होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के जितने लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे, शायद उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर उनको हिस्सा दिया गया, डिप्टी स्पीकर बनाया गया। उनकी तरफ से कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की वजारतें जो हैं, जो ऐसी वजारतें समझी जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा काम करने का या ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क के फंड्स देने का, बांटने का इम्कान मौजूद होता है, वो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। तो इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया गया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि दुबई के अंदर जो कुछ गुफ्तगू हुई है उसके अंदर मुझे भी पार्ट होना चाहिए था। अब देखें कि आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को किस तरह राज़ी करते हैं, या जरदारी साहब जो हैं, इवन जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी पुरानी दोस्ती है, वो एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं, एक दूसरे की बड़ी बात मानते हैं। लेकिन उनको इस बात में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजल रहमान साहब को कि जरदारी साहब और मैं नवाज शरीफ साहब मिलकर आपस में फैसला नहीं कर सकते। पीडीएम के अंदर और जमातें भी हैं, और ऑब्वियसली जो सारी बलोच जमातें हैं, जो बलोच नेशनलिस्ट जमातें हैं, उनके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब इतनी बात नहीं कर रहे जितनी वो अपने बारे में कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है उसको थोड़ा सा ज़रा सुना जाए, और ऑब्वियसली नए वाले जो सेटअप है उस फैसला साजी के अंदर उनका भी कोई रोल हो। अभी किस तरफ जाती है बात, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के दिन की जो दूसरी खबर है वो है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो पाकिस्तान के अंदर, उसका इफ्तिताह किया गया, वज़ीर आज़म साहब ने किया। वहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर साहब वो भी थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लैंड जो मैपिंग है पाकिस्तान की वो कर रहे हैं। GIS मैपिंग हो रही है, यानी कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग है, उसके तहत की जा रही है। डिजिटलाइज किया जा रहा है सारे डेटे को। तो इसके अंदर पाक फौज का एक बहुत बड़ा रोल है। अचीव ये करने का कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर अगर इस तरह से काम कर लिया जाएगा, इस तरह से कर लिया, तो जो लैंड्स अवेलेबल हैं, लैंड लॉट्स अवेलेबल हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उनको लीज आउट किया जा सके, सो दैट पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। यूके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे मुआवजा किया जाना चाह रहा है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो प्रोजेक्ट है ये किस हद तक चलेगा और किस हद तक कामयाब होगा। फिलहाल इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी पाई जा रही है। अवामी वर्कर पार्टी और इस किस्म की जो दीगर लेफ्ट की जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पहले ही उकाड़ा और इस किस्म के जो इलाके हैं वहाँ पर जो फौजी अलॉटमेंट्स हैं उनके ऊपर जो सिविलियंस के साथ उनकी टसल चलती रहती है उसको वो रेज़ कर रहे हैं। वो आज फिर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये अब हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है ये प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स को या फौज के थ्रू क्यों दी जा रही है, गवर्नमेंट डायरेक्ट भी दे सकती है। तो आने वाले दिनों में ये देखना भी होगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मनी मेकर हो सकता है, वो ना सिर्फ डॉलर्स कमाने की हमारी मदद कर सकता है कि हम इन ग्रेन को या इस प्रोडक्ट को जो हम उगा रहे होंगे, फूड की आगे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे फूड की जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं, फूड सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो आने वाले सालों के अंदर
जिसके पास अपना फूड ज़्यादा होगा वो शायद जो नेशनल सिक्योरिटी की शायद ऑयल से ज़्यादा वैल्यू ग्रेन और इस किस्म की चीज़ों की हो जाएगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोशिश और फ़ौज की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के साथ मिलकर पाक फ़ौज की कोशिश है, उसमें तो किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर काम किया जाए और इस किस्म का वो तरीकाकार किया जाए कि हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े दुनिया में किसी और के ऊपर। अभी हम अपना ग्रेन इंपोर्ट करते हैं, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, तो क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से इंपोर्ट करें जब हम खुद उगा सकते हैं। तो बातें सारी दुरुस्त हैं, अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन पे देखना ज़रूरी है। इसके अंदर ज़रूरी ये है कि इंश्योर किया जाए कि ये ज़मीनें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगी या सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होंगी। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है उनके लिए होंगे, इस पर इंडस्ट्रीज़ नहीं बन जाएंगी, इसके ऊपर कोई हाउसिंग स्कीमें नहीं बन जाएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि माजी के अंदर ग्रीन एरियाज़ को शहरों के गिर्द कन्वर्ट कर दिया गया और उनके अंदर हाउसिंग स्कीमें बन गई। तो इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर करने वाली कि इसको इंश्योर किया जाए। आज के दिन की जो तीसरी खबर है वो है कौमी असेंबली से। कौमी असेंबली जो है पाकिस्तान की, उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर $3 बिलियन के जो कर्जे दिए गए बिल्कुल जीरो के करीब इंटरेस्ट रेट के ऊपर, खैर जीरो तो नहीं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मार्केट रेट से आधे से भी कम थे जो इंटरेस्ट रेट उनको कर्जे दिए गए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज को दिए गए। मकसद ये था कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन कर्ज़ों से अपनी जो इंडस्ट्री के अंदर है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन ला सकें, नई टेक्नोलॉजी ला सकें, नई मशीनरी ला सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो है वो पाकिस्तान की बढ़ा सकें। एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया इसके ऊपर जब नेशनल असेंबली के अंदर इसके अंदर बात की गई। 628 नाम थे, $3 बिलियन जो है उनको दिया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहती थी कि हमें डिटेल्स दी जाएं, स्टेट बैंक इनकार कर रहा था कि हम आपको डिटेल्स नहीं दे सकते कि किसको कितने पैसे मिले हैं। अब इस सारे का भी ड्रॉप सीन हो चुका है। ड्रॉप सीन ऐसे हुआ है कि कौमी असेंबली जो है उनकी जो कमेटीज़ हैं वो बैक डाउन कर गई हैं। उनको बताया गया है कि वो तो चाहते थे कि FIA से इंक्वायरी कराई जाए, नैब को केसेस भेजे जाएं इनके, क्योंकि उनके ख्याल में इमरान खान साहब ने ये डोल आउट जो पैसे किए थे ये सियासी पॉलिटिकल फेवर्स के तौर पे किए थे, कि ऐसे लोग जिन्होंने उनको पैसे दिए, उनकी पार्टी के अंदर फंड्स दिए, जिन्होंने उनको इलेक्ट होने में मदद दी, उनको वो रीपे कर रहे थे। लेकिन मसला इसके अंदर ये हो गया है कि जो लीगल ओपिनियन है वो उनको जो दी गई है, कौमी असेंबली को बताया गया है कि इस तरह के मामला करने से जो पाकिस्तान के अंदर दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पाकिस्तान के जो दीगर बिजनेसमैन हैं उनका पहले ही पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान पहले ही बहुत नीचे है। तो अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, ऐसे इसको आप परसू करने की कोशिश करेंगे या आप इनकी डिटेल्स पब्लिक करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कदम रखते हुए 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कोरोना के दौरान में आई थी और ऑब्वियसली दुनिया भर में पैसे दिए गए जो बिजनेसेस थे उनको, तो अगर पाकिस्तान में भी दे दिए गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले तो कौमी असेंबली जो थी वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन अब हम आपको बता सकते हैं कि इस वक्त कौमी असेंबली जो है वो बैक डाउन कर गई है अपनी इस डिमांड से। और अब वो जो 628 लोग हैं जिनको जितने पैसे मिले उसके बारे में मुझे और आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।